प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम पहले बात करेंगे ब्रह्मोस मिसाइल की। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है। ये ब्रह्मोस का पहला विदेशी एक्सपोर्ट भी है। इसी के साथ फिलीपींस भारत के बाद ब्रह्मोस का इस्तेमाल करने वाला दूसरा देश बन गया है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर और रूसी IL-76 परिवहन विमानों के जरिए फिलीपींस पहुंचाया गया है। ये विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए फिलीपींस के क्लार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड हुए। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में फिलीपीन मरीन कॉर्प्स ब्रह्मोस की पहली यूनिट को एक्टिव कर देगा। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को खास तौर पर चीन के साथ युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए खरीदा है। फिलीपींस और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर के कई द्वीपों को लेकर विवाद है। इस द्वीपों को लेकर दोनों देशों के तटरक्षक बल कई बार आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में फिलीपींस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। अब माना जा रहा है कि ब्रह्मोस के आने से फिलीपींस की सामरिक ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल जिसका कार्ड चीन के पास नहीं है। ऐसे में चीनी युद्धपोत कभी भी ब्रह्मोस की फायरिंग रेंज में आने से बचना चाहेंगे। भारत ने फिलीपींस को जो ब्रह्मोस मिसाइलें सौंपी उनकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। हालांकि भारत के पास इससे लगभग दोगुनी रेंज की ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के कारण भारत 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की मिसाइल किसी भी देश को नहीं भेज सकता। ऐसे में फिलीपींस को दी गई ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपीन के तट से करीब 300 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम होंगी। हालांकि फिलीपीन से चीन की मुख्य भूमि की दूरी 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है, इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ चीनी युद्धपोतों को निशाना बना सकेगी। यूरेशियन टाइम्स से बात करते हुए डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर पूजा भट्ट ने कहा है कि समुद्र तट पर रखी गई ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम न केवल खतरे का जवाब देने के लिए फिलीपीन सेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि यह पश्चिमी फिलीपीन सागर में अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करने के मजबूत इरादे के अपने विरोधियों को एक मजबूत भू रणनीतिक संकेत भी भेजेगा। ब्रह्मोस डिलीवरी के बाद फिलीपीन सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल क्षमता वाले दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के एक छोटे क्लब में शामिल हो गया है। इंडोनेशिया 2011 से युद्धपोत पर तैनात रूसी मूल के याकोट सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का संचालन करता है। वहीं 2015 से वियतनाम की सेना रूसी मूल की भूमि आधारित बेस्टियन P मोबाइल तटीय रक्षा मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करती है। आइए हम बात करें इसराइल और ईरान की। शनिवार रात को ईरान के हमले के बाद से ही कहा जा रहा था कि इसराइल इसका जवाब देगा। ऐसा हुआ और इसराइल की ओर से भी ईरान में मिसाइल दागी गई हैं। इसराइल ने ईरानी हमले के 6 दिन बाद शुक्रवार ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर इस्फहान को निशाना बनाया। इस्फहान प्रांत ईरान के लिहाज से बेहद अहम है। यह ईरान की कई न्यूक्लियर साइट हैं। न्यूक्लियर साइट के पास हमला कर इसराइल ने कड़ा संदेश भी ईरान को दिया है। संदेश साफ था, हमने इस बार आपके परमाणु स्थलों पर हमला नहीं करने का फैसला किया, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं। आपकी न्यूक्लियर साइट भी हमारी मिसाइलों की जद में है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस्फहान पर हमला न केवल ईरान को चोट पहुंचाने के लिए किया गया, बल्कि यह स्पष्ट करने के लिए भी किया गया कि उसके परमाणु स्थल कितने असुरक्षित हैं। तेहरान की रडार पर पता लगाने की क्षमताओं से बचने के लिए विमान से लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और यह किसी भी समय दोबारा किया जा सकता है। इस्फहान में सीधे परमाणु स्थलों पर हमला न करके इसराइल ने ईरान को संकेत दिया कि वह तनाव को बढ़ाना और क्षेत्रीय युद्ध नहीं चाहता है। इसराइल के हमले के लिए कहा जा रहा है कि जानबूझकर इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया था। यह इस तरह से किया गया हमला था जिसे भविष्य के लिए सर्वोत्तम तरीके से धमकी देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसराइल के इस हमले के बाद सवाल यह कि क्या ये काम करेगा। इसराइल के सामने ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने से रोकने के साथ साथ किसी नए हमले से रोकने की भी चुनौती है। इसराइल की चुनौती ईरान की ओर से फिर से बीते हफ्ते जैसे किसी हमले की नकल को रोकने के साथ ही है। तनाव में वृद्धि से बचना है, इसी की कोशिश के जवाबी हमले में दिखी है। ईरान की ओर से बीते हफ्ते इसराइल में करीब 350 मिसाइल और ड्रोन बरसाने के बाद अब इस बात की संभावना कम है कि वह इस युद्ध को बढ़ाना चाहेगा। हालांकि इस क्षेत्र में क्या स्थिति बनेगी, इस पर कहना कुछ भी अभी मुश्किल है। आइए अब पाकिस्तान की बात करें, जहां आतंकवादियों ने गदर मचाया हुआ है। पाकिस्तानी आजकल आतंकवादियों के निशाने पर हैं। यहाँ आए दिन हमले हो रहे हैं, कभी सेना तो कभी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी क्रम में सिंध प्रांत में शुक्रवार को 5 जापानी नागरिकों को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों ने एक आत्मघाती हमला करने की कोशिश की। हालांकि शुक्रवार के सभी नागरिक सही सलामत बच निकले। पूर्वी के उप महानिरीक्षक DIG अजवर महेसर ने बताया कि लांघी में मुर्तजा चौरांगी के नज़दीक मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने जापानी नागरिकों की वैन को टक्कर मारने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सभी 5 जापानी नागरिक सुरक्षित थे, हालांकि उनके साथ मौजूद निजी सुरक्षा गार्ड घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जापान के नागरिक क्लिफ्टन के जमजामा स्थित अपने घर से कहीं जा रहे थे।
आतंकवाद रोधी विभाग सीटीडी के डीआईजी आसिफ एजाज शेख ने बताया कि जापानी नागरिक 2 सुरक्षा गार्डों के साथ एक वैन में यात्रा कर रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उनके वाहन को निशाना बनाने की कोशिश की। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा गार्डों ने एक आतंकवादी को मार गया, जबकि दूसरे ने वैन के करीब जाने की कोशिश में खुद को उड़ा लिया। डीआईजी शेख ने बताया कि जापानी नागरिक को ले जा रहा वाहन बुलेट प्रूफ था, इसलिए सभी सुरक्षित है। अभी तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। जिन्ना अस्पताल के अधिकारी ने कहा कि 3 घायलों, 2 सुरक्षा गार्ड और एक राहगीर को अस्पताल लाया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। अस्पताल ने पुष्टि की है कि किसी विदेशी को इलाज के लिए नहीं लाया गया था। अधिकारी ने बताया कि जापानी नागरिक पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स में काम करते थे। बता दें कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दक्षिण सिंध प्रांत की राजधानी है। सिंध के परिवहन मंत्री शर्जील इनाम मेमन ने हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि समय पर की गई कार्रवाई ने आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। आतंकवादियों की नापाक हरकतों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं सिंध के राज्यपाल कामरान टेसी ने आतंकवादी हमले की निंदा की, घटना पर एक रिपोर्ट मांगी। राज्यपाल ने कहा कि शहर में आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से घटना के पीछे के उद्देश्यों का पता लगाने और मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए कहा है। छोटे अलगाववादी समूह और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपीई से संबंधित परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी नागरिकों पर हमले तेज कर दिए हैं। पिछले महीने 5 चीनी और उनके पाकिस्तानी चालक की मौत हो गई थी, जब उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में आतंकवादी हमलावर ने विस्फोट से लदी कार को एक वाहन से टक्कर मार दी थी। हालांकि इससे पहले पाकिस्तान में काम कर रहे जापान के नागरिकों को निशाना बनाने की खबर सामने नहीं आई थी। आइए हम बात करें इंडियन नेवी की। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी इस महीने के अंत तक नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। वह निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लेंगे। एडमिरल कुमार 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। वाइस एडमिरल त्रिपाठी अभी नौसेना के उप प्रमुख हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने अभी नौसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को 30 अप्रैल की दोपहर से नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वाइस एडमिरल त्रिपाठी का 15 मई 1964 को जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1985 में वो भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ वाइस एडमिरल त्रिपाठी के करीब 30 वर्ष का लंबा और विशेष करियर रहा है। नौसेना का उप प्रमुख का पद संभालने से पहले वो पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैट ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने आईएनएस विनाश का भी कमान संभाली थी। रियर एडमिरल के तौर पर वो ईस्टर्न फ्लीट के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। वो भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला के कमांडेंट भी रह चुके हैं। सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल त्रिपाठी ने गोवा के नेवल वॉर कॉलेज और अमेरिका के नेवल वॉर कॉलेज में भी कोर्स किया है। उन्हें अति विशेष सेवा मेडल एवीएसएम और नौसेना मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये हम बात करें चीन के अत्याचार के बारे में। तिब्बत में चांगदू या कामदो शहर के मारखम चीनी मंगकांग काउंटी में चीनी अधिकारियों ने 10 अप्रैल को 4 तिब्बतियों को एक अधिकारी की अवैध जब्ती और बिक्री के विरोध में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया था, जबकि अधिकारी को कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद प्रभावित तिब्बती परिवारों को न तो जमीन दी गई और न ही कोई मुआवजा दिया गया है। RFA.org की तिब्बती सेवा द्वारा 15 अप्रैल को 3 स्थानीय तिब्बती सूत्रों के आधार पर बताया गया कि काउंटी के लुआनिंग सियांग ग्रामीण टाउनशिप में तक्सा गांव के निवासियों का विरोध और उसके बाद गिरफ्तारियां तब हुई जब जमीन पर कब्जे के खिलाफ उनकी अपील और मुआवजे की मांग अनसुनी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि विरोध प्रदर्शन गिरफ्तारी स्थल पर कई अन्य तिब्बतियों को थप्पड़ मारा गया और पीटा गया। घटना के एक वीडियो में 1 दर्जन से अधिक तिब्बतियों को चीनी पुलिस से दया की याचना की मुद्रा में अपने दोनों अंगूठे एक साथ उठाते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि वीडियो में युवा और बुजुर्ग तिब्बतियों को काली वर्दी पहने चीनी पुलिस कर्मियों के सामने घुटने टेकते हुए दिखाया गया है, जबकि उनमें से कुछ विलाप कर रहे थे। दूसरों को पुलिस की वर्दी को खींचते हुए देखा गया है। वे अपनी बात सुनने और मदद करने की गुहार लगा रहे थे। काउंटी अधिकारी ने 25 प्रभावित तिब्बती परिवारों की जानकारी के बिना 2023 में अवैध रूप से जमीन बेच दी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि जब इस महीने की शुरुआत में उनकी ज़मीन खरीदने वाले व्यवसायियों ने उन्हें बेदखल करने के लिए लोगों को भेजा, तब तिब्बती चरवाहों को पता चला कि क्या हुआ था। तिब्बतियों ने अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें कम से कम उनकी खोई हुई चरागाह के लिए मुआवजा दिया जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि गिरफ्तार चरवाहों पर क्या आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि चीन किसी भी मुद्दे पर तिब्बती विरोध को अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने का बहाना बताने के लिए जाना जाता है। अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं कि तिब्बती चरवाहों से ली गई भूमि का उपयोग किस लिए किया जाएगा और यह उन्हें वापस क्यों नहीं लौटाई जा सकती। कहा जाता है कि पीड़ित अपने चारागाह और मनोरंजक भूमि के नुकसान के लिए मुआवजे की आशा करते हैं। इस बीच तिब्बतियों को चीन के बाहर के लोगों से इस मुद्दे या घटना के बारे में बात नहीं करने का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी शासन के तहत
तिब्बती क्षेत्रों में जमीन हड़पने की ताज़ा घटना असाधारण या दुर्लभ से बहुत दूर है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में खनिज संसाधन संबंध क्षेत्र चामलों में बड़ी इसी तरह की भूमि कब्जा की कई रिपोर्टें आई थी। संयोगवश अधिकांश भूमि कब्जा खनन से संबंधित है, जिसमें तांबा, सोना, लिथियम और विकास परियोजनाएं भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ मामलों में तिब्बतियों को उनके घरों से मजबूर बाहर बेदखल कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।